हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। आज ईबीसीएल की क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ईबीसीएल के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। चैप्टर का नाम है रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 में ये रेरा के प्रोविज़न्स आए थे। है क्या, हम बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एक्ट के फीचर्स क्या हैं, रियल इस्टेट के अंदर कौन सी अथॉरिटीज़ होती हैं। हम सारा इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सारे का सारा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बात कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है रियल इस्टेट एक्ट के, यहाँ से शुरू करते हैं। रियल इस्टेट डेवलपमेंट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के ऑब्जेक्ट क्या है, किन ऑब्जेक्ट की वजह से जो ये एक्ट था रियल इस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट वो बनाया गया, एप्लीकेबल किया गया। पहला, एंश्योर अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड अलोटी एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। अलोटी का मीनिंग यहाँ पे किससे है? अलोटी का मीनिंग यहाँ पे है रियल इस्टेट सेक्टर में जिस रियल इस्टेट कंपनी ने या रियल इस्टेट एंटिटी ने किसी भी पर्सन को, कंज्यूमर को, अपना जो स्टॉक इन ट्रेड अपनी जो स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड यहाँ पे क्या है, फ्लैट्स, जो भी उसने फ्लैट बना रखे हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बना रखी है, ठीक है ना, वो क्या है, अलॉट की है। तो जिस पर्सन को उसने अलॉट की है उसको क्या बोलते हैं? अलॉटी बोलते हैं। इंश्योर करना अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड अलॉटी एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। दूसरा क्या है ऑब्जेक्ट यहाँ पे? इन्फ्यूज करना ट्रांसपेरेंसी, एंश्योर करना फेयर प्ले एंड रिड्यूस करना फ्रॉड एंड डिले। एज वी नो कि भाई आज के टाइम में रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर जो रिस्क है, जो लोग जो इन्वेस्ट करते हैं रियल इस्टेट सेक्टर में, वहाँ पर रिस्क जो है सबसे ज़्यादा है। जिन्होंने घर लेने के लिए, जिन्होंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेने के लिए, कोई कमर्शियल स्पेस लेने के लिए अपना पैसा लगाया था, आज तक बिल्डर्स ने क्या किया है, कोई मतलब अभी तक वो प्रॉपरली या तो इलीगल जगह पे बना रखी है या फिर वो अप्रूव्ड नहीं था एरिया। इन चीज़ों में मतलब कि भाई कंज्यूमर के पास प्रॉपरली क्या हो, ट्रांसपेरेंसी हो, हर एक चीज़ का अच्छे से पता हो, फेयर यहाँ पे क्या हो, फेयर प्रैक्टिस करे। रियल इस्टेट सेक्टर में जो भी एंटिटीज़ हैं वो फेयर प्रैक्टिस करे और रिड्यूस करना फ्रॉड एंड डिले। तो उसका क्या है, रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट का ये क्या है, पर्पस है। पॉइंट नंबर 3, इंड्यूस प्रोफेशनलिज्म एंड पैन इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब इंट्रोड्यूस करना, प्रोफेशनलिज्म को इंट्रोड्यूस करना और पैन इंडिया बेस पर क्या करना, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में एक स्टैंडर्डाइज करना रियल इस्टेट सेक्टर को। इस्टेब्लिश करना सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द प्रमोटर एंड द अलॉटी। मतलब क्या करना, एक वही सारी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, क्लियर इंफॉर्मेशन हो, वट एवर इज रिगार्डिंग विद द रियल इस्टेट एंटिटी, जो भी रियल इस्टेट एंटिटी से रिगार्डिंग कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन हो है जो एक अलॉटी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ अलॉटी को पता होना ज़रूरी है। तो वो प्रमोटर और अलॉटी के बीच में प्रॉपरली क्या हो, वो सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो। आगे बढ़ते हैं। इम्पोज करना सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ऑन बोथ प्रमोटर एंड अलॉटी, इम्पोज करना सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बोथ प्रमोटर एंड अलॉटी, प्रमोटर पे और अलॉटी पे दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करना, इम्पोज करना। इस्टेब्लिश करना रेगुलेटरी ओवरसाइट मैकेनिज्म टू इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट, इस्टेब्लिश करना फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, प्रमोट करना गुड गवर्नेंस इन द सेक्टर विच इन टर्न वुड क्रिएट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो ये इसके क्या है भाई, अकाउंटेबिलिटी हो, इंफॉर्मेशन में ट्रांसपेरेंसी हो, प्रोफेशनलिज्म हो, एक सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर करता है ना, और ये फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करता है। प्रमोटर गुड गवर्नेंस इन द सेक्टर विच इन टर्न वुड क्रिएट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। मतलब क्या है, ये सारे के सारे इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे। ये इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के ऑब्जेक्टिव थे। आगे बढ़ते हैं। भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम, तो इसको आप काट भी सकते हो। बट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो रियल इस्टेट डेवलपमेंट एक्ट का ये पूरा हिस्ट्री बता रखा है इसमें, आपको जर्नल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको रीड कर लेना। बाकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट रेलिवेंट। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। साइलेंट फीचर क्या है एक्ट के? इस्टेब्लिश रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इन्होंने क्या किया है, इस्टेब्लिश किया है रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट के अंदर, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के अंदर एक अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया है। अथॉरिटी का नाम है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ द रियल इस्टेट सेक्टर, पूरे रियल इस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। दूसरा, इंश्योर सेल ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग as the case may be, or sale of real estate project in efficient and transparent manner। इस एक्ट के थ्रू हम इंश्योर करते हैं कि भाई जो प्लॉट है, बिल्डिंग है, कोई प्रोजेक्ट है, वो एक एफिशिएंट मैनर में क्या हो, ट्रांसफ़र हो। पॉइंट नंबर 3, इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन द रियल इस्टेट सेक्टर। कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन है, इंश्योर करना प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन द रियल इस्टेट सेक्टर। इस्टेब्लिश करना एन एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म, इस्टेब्लिश करना एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म फॉर स्पीडी डिस्प्यूट redressal and also establish the appellate tribunal to hear appeal from the decision direction order of the real estate regulatory authority। इसके अंदर ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है, अपीलेट ट्रिब्यूनल। भाई अगर कोई अथॉरिटी, कोई पर्सन रेरा के डिसीजन ऑर्डर या कोई डायरेक्शन की वजह से क्या है, खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपील फाइल कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी के अंदर। रेगुलेट करना ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर एंड प्रमोटर ऑफ रेजिडेंशियल रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। एक प्रमोटर ने, एक बिल्डर ने घर बेचा है, किसको, बायर को, कंज्यूमर को, तो उनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस है वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट होनी चाहिए। इस्टेब्लिश करना स्टेट लेवल रेगुलेटरी अथॉरिटी कॉल्ड रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा। रेजिडेंशियल रियल इस्टेट प्रोजेक्ट विथ सम एक्सेप्शन नीड टू बी रजिस्टर्ड विद रेरा। जितने भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं वो क्या होना चाहिए, रेरा के पास रजिस्टर्ड होने चाहिए, सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन। जितने भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन रेरा के पास रजिस्टर होने चाहिए, रेरा के पास रजिस्टर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रमोटर कैन नॉट बुक और ऑफर देयर प्रोजेक्ट फॉर सेल विदाउट रजिस्टरिंग दैम। रियल इस्टेट एजेंट डीलिंग इन द प्रोजेक्ट ऑल्सो नीड टू रजिस्टर विद रेरा।
मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी प्रमोटर, जो कंपनी, कोई बिल्डर, प्रमोटर का मीनिंग यहाँ पे बिल्डर से है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी प्रमोटर क्या करना चाहता है, ऑफर लेके आना चाहता है या कोई प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, लॉन्च कर रहा है, वो नहीं कर सकता जब तक कि वो उस प्रोजेक्ट को उसको कहाँ रजिस्टर ना करा ले, रेरा के पास रजिस्टर ना करा ले। रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, द प्रमोटर मस्ट अपलोड डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द वेबसाइट ऑफ रेरा। प्रमोटर जो है प्रॉपरली, अगर कोई भी बिल्डर, रियल इस्टेट सेक्टर की कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोजेक्ट लेके आ रही है तो उस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स कहाँ पे, रेरा की वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी। दीज इंक्लूड द साइट एंड लेआउट प्लान, इसके अंदर पूरा साइट और लेआउट प्लान एंड शेड्यूल फॉर कंप्लीशन ऑफ द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। इसके अंदर पूरा बताया जाएगा कि क्या साइट है, क्या लेआउट प्लान है और कितने टाइम के पीरियड के अंदर अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द बायर फॉर अ प्रोजेक्ट मस्ट बी मेंटेन इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट एंड मस्ट ओनली बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट प्रोजेक्ट। मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि भाई आप ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो और आपने एडवांस में बुकिंग कर ली कंज्यूमर से, तो भाई उस पैसे को आप एक सेपरेट अकाउंट में रखोगे और उसका यूज़ सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए करोगे, बिल्डिंग की, प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए करोगे, ये कह रहा है। उसके बाद ये फीचर्स हैं एक्ट के, ये बताया हुआ है। इसका पूरा मोटिव क्या है, पूरे रियल इस्टेट सेक्टर को जहाँ पर इतने ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, जहाँ पर रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा है, उसको रेगुलेट करना ही इसका सबसे बड़ा पर्पस था कि जो भी ट्रांजैक्शन हो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। अब क्या है, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट बाय कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट और लीगल प्रैक्टिशनर। भाई जितने भी प्रोफेशनल हैं, CA, CS, CM, कॉस्ट अकाउंट्स या लीगल प्रैक्टिशनर, एडवोकेट्स, वो क्या है, उनके पास राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन है। रेरा में वो प्रेजेंट हो सकते हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। इम्पोज स्ट्रीजेंट पेनल्टी ऑन प्रमोटर, रियल इस्टेट एजेंट एंड ऑल्सो प्रिस्क्राइब इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई भी कंपनी रियल इस्टेट सेक्टर में, तो रियल इस्टेट सेक्टर की कोई भी कंपनी जिस पे रेरा एप्लीकेबल है या कोई भी जो रियल इस्टेट एजेंट है ना, वो क्या नहीं करता, इस एक्ट के किसी भी प्रोविज़न को फॉलो नहीं करता, तो उसके ऊपर एक हैवी पेनल्टी और एक इम्प्रिजनमेंट उसके ऊपर लग के यहाँ पर चल सकती है। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस क्या है रेरा के, रियल इस्टेट एक्ट के, रेरा के एडवांटेज क्या है, एडवांटेज बात करते हैं। रेरा इंक्रीज करता है FDI। पहला क्या है, इंक्रीज हुई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, ट्रांसपेरेंसी, रिडक्शन इन लिटिगेशन। रेरा के आने से क्योंकि मैनेजमेंट जो है अच्छी हुई है, पूरा रियल इस्टेट सेक्टर एक मैनेज्ड हुआ है, और समवेयर क्या क्या बेनिफिट है कि भाई इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना इंक्रीज़ हुआ है, कस्टमर मैनेजमेंट हुई है, टाइमली, क्योंकि बताना पड़ता है कोई भी प्रोजेक्ट लेके अगर कोई कंपनी आ रही है तो उसको बताना पड़ता है वेबसाइट पे रेरा की कि कितने टाइम के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। प्रोजेक्ट की प्लानिंग, ट्रांसपेरेंसी, रिडक्शन इन लिटिगेशन, ये सारा जो है इसके बेनिफिट है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की। इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की बात करते हैं। रेरा एक्ट के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आ रही है एडवर्टीजमेंट की। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एडवर्टीजमेंट क्या होता है? कोई भी मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब या इशू हैज एडवर्टीजमेंट थ्रू किसी भी मीडियम से, थ्रू एनी मीडियम। कोई भी आपने डॉक्यूमेंट या कोई भी आपने डिस्क्राइब किया, इशू किया थ्रू एनी मीडियम, इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर, अदर डॉक्यूमेंट और पब्लिसिटी इन एनी फॉर्म इन्फॉर्मिंग पर्सन अबाउट द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट or offering for sale of plot, building, apartment, involving person to purchase, inviting person to purchase
in any manner such plot, building, apartment or make advance or deposit for such purpose। एडवर्टीजमेंट का मीनिंग यह क्या है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी मीन्स, किसी भी मीडियम के थ्रू आप किसी को आप किसी को इश्यू कर रहे हो और इनवाइट कर रहे हो कि भाई जो ये डॉक्यूमेंट है वो किससे रिलेटेड है, किसी प्लॉट से, किसी बिल्डिंग से, उससे रिलेटेड है, और आप इनवाइट कर रहे हो बायर को, इनवाइट कर रहे हो लोगों को, आप आओ हमारा ये बिल्डिंग जो ये प्लॉट है इसे प्रोजेक्ट को परचेज करो, उसको कहते हैं एडवर्टीजमेंट। एग्रीमेंट फॉर सेल। एग्रीमेंट फॉर सेल क्या होता है? एग्रीमेंट फॉर सेल मीन्स एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन द प्रमोटर एंड अलॉटी। एग्रीमेंट फॉर सेल क्या है? एग्रीमेंट एंटर बिटवीन द प्रमोटर एंड द अलॉटी। अब अलॉटी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अलॉटी? अलॉटी इन रिलेशन टू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। Allotee in relation to real estate project means the person to whom plot, apartment, building, as the case may be, has been allotted, sold or otherwise transferred by promoter, and include the person who subsequently acquired the said allotment through sale, transfer, otherwise, but does not include person to whom such plot, अपार्टमेंट, बिल्डिंग हैज़ द केस में बी गिवन ऑन रेंट। मतलब अलॉटी कौन होता है? इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई कोई भी पर्सन जिसको प्रमोटर ने बाय वे ऑफ सेल या बाय वे ऑफ क्या किया है? अलॉट किया है। बाय वे ऑफ सेल क्या किया है? अलॉट किया है। कोई प्लॉट, कोई बिल्डिंग, कोई अपार्टमेंट, और इसके अंदर कौन नहीं आता? अगर किसी पर्सन को ये जो बिल्डिंग, प्लॉट, अपार्टमेंट रेंट पे दिया है तो वो अलॉटी नहीं होता। अलॉटी होता है जिसको बेचा है, जिसको बेचा है। अपार्टमेंट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपार्टमेंट? अपार्टमेंट वेदर कॉल्ड ब्लॉक, चैम्बर, ड्वेलिंग यूनिट, फ्लैट, ऑफिस, शोरूम, शॉप, गोडाउन, प्रीमाइस, शूट यूनिट और बाय एनी अदर नेम मीन्स ए सेपरेट एंड सेल्फ कंटेन पार्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी including one or more room or enclosed space located one or more floor of any part thereof in a building or on a plot of land used or intending to be used for any residential or commercial use such as resident, office, shop, showroom, godown, for carrying on any business, occupation, profession, trade। अगर कोई भी इसके अंदर कोई शॉप, गोडाउन, कोई भी कमर्शियल, कोई फ्लैट हो गया, कोई ड्वेलिंग हो गई, किसी तरह से ऑफिस हो गया, प्रीमाइस हो गया, ठीक है ना, जो एक सेल्फ क्या है? सेल्फ कंटेन, एक सेपरेट एंड सेल्फ कंटेन पार्ट है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का। फ्लैट, अपार्टमेंट क्या हो सकता है कि भाई अगर एक मतलब एक बिल्डिंग का एक फ्लोर पे उसका रूम और उसके साथ का एरिया पूरा, वो भी क्या है? फ्लैट होता है। तो फ्लैट अपार्टमेंट की ये डेफिनेशन है अपार्टमेंट। आगे बढ़ते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होती है? बिल्डिंग इंक्लूड स्ट्रक्चर और इरेक्शन और पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर और इरेक्शन विच इज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ट्रेड और फॉर एनी अदर रिलेटेड पर्पस। इट मीन्स कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसको यूज किया जाता है किस पर्पस के लिए? रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, प्रोफेशन, ट्रेड के लिए, वो सारा क्या है? वो क्या है? वो बिल्डिंग की डेफिनेशन में आता है। वो किसकी डेफिनेशन में आता है? वो बिल्डिंग की डेफिनेशन में आता है। आगे बढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन हमारे पास आती है कॉर्पोरेट एरिया। कॉर्पोरेट एरिया क्या होता है? Corporate area means the usable floor. Corporate area means the net usable floor area of apartment excluding the area owned by external walls. Area under service shaft, exclusive balcony, veranda area, exclusive open terrace area, but not include the area covered by इंटरनल पार्टीशन वॉल ऑफ द अपार्टमेंट।
मतलब क्या है, कारपेट एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर सर्विस शाफ्ट आती है, सर्विसेज शाफ्ट, इसके अंदर बालकोनी आती है, वरांडा आता है, बट इसके अंदर क्या नहीं आता, इसके अंदर क्या नहीं आता, एक्सटर्नल वॉल नहीं आती, या तो एक्सटर्नल वॉल नहीं आती या पार्टीशन वॉल नहीं आती अपार्टमेंट की। कारपेट एरिया क्या होता है, जिसके अंदर भाई विच इज कवर्ड, द कारपेट इज मतलब यूजेबल फ्लोर एरिया, जिसको यूज कर सकते हैं, यूजेबल फ्लोर एरिया। मान लो ये पूरा क्या है, अपार्टमेंट है, ये पूरा क्या है, अपार्टमेंट है, घर बने हुए हैं ऐसे, बीच में क्या है, वॉल्स हैं, एक्सटर्नल वॉल्स हैं, एक्सटर्नल वॉल्स ये कारपेट एरिया के अंदर जो एक्सटर्नल वॉल्स का एरिया है ये एक्सक्लूड होता है, जो पार्टीशन एरिया है वो एक्सक्लूड होता है, एक्सक्लूड होता है। बट इसके अंदर क्या आता है, अगर फ्लैट की बालकोनी है, कोई बरांडा है, स्पेस है, कोई खाली स्पेस, वो सारे का सारा कॉर्पोरेट एरिया में आएगा। आगे बढ़ते हैं, कमर्समेंट सर्टिफिकेट। व्हाट डू मीन बाय कमर्समेंट सर्टिफिकेट, पढ़ते हैं। कमर्समेंट सर्टिफिकेट मीन्स द कमर्समेंट सर्टिफिकेट या बिल्डिंग परमिट और कंस्ट्रक्शन परमिट बाय वट एवर नेम कॉल्ड। कमर्समेंट सर्टिफिकेट को आप बिल्डिंग परमिट कह सकते हैं, कमर्समेंट सर्टिफिकेट को आप या फिर क्या कह सकते हैं, बिल्डिंग परमिट कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन परमिट कह सकते हैं, वट एवर नेम कॉल्ड, ठीक है, वट एवर नेम कॉल्ड, जो भी दाम देना है, वट एवर नेम कॉल्ड, issued by the competent authority, issued by the competent authority to allow permit the promoter to begin development work on the immovable property as per the sanction plan। भाई अगर आपको अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डेवलपमेंट काम करना है किसी प्रमोटर को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले कंस्ट्रक्शन कमर्समेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन परमिट लेना पड़ेगा या बिल्डिंग परमिट कह लो। कॉमन एरिया क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय कॉमन एरिया, इट मीन्स द एंटायर लैंड फॉर द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट और वेयर द प्रोजेक्ट इज डेवलपमेंट इन फेज एंड रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट इज सोट फॉर फेज द एंटायर लैंड फॉर दैट फेज। मतलब क्या है कि सारी की सारी लैंड का वो एरिया, द एंटायर लैंड फॉर द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट, या तो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की पूरी लैंड कॉमन एरिया होती है, या फिर अगर आप फेज वाइज डेवलपमेंट कर रहे हो तो फेज के अंदर का जो एरिया, जो फेज वाइज आपने डिवाइड कर रखा है एरिया, उसको कॉमन एरिया कहेंगे। रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट इज शॉर्ट फॉर फेज इज द एंटायर लैंड फॉर दैट फेज। अगर आप फेज वाइज डेवलपमेंट करने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन लिया है तो फेज की जो लैंड होगी उसको कॉमन एरिया बोलेंगे। द स्टेयरकेस, लिफ्ट, स्टेयरकेस एंड लिफ्ट लॉबीज, फायर एस्केप्स, कॉमन एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ बिल्डिंग, जो लिफ्ट होगी, स्टेयरकेस हो गया, फायर एस्केप्स होंगे, कॉमन एंट्रेंस होगी, एग्जिट ऑफ बिल्डिंग्स होगी, वो भी क्या है, कॉमन एरिया में आता है। कॉमन बेसमेंट, टेरेस, पार्क, प्ले एरिया, ओपन पार्किंग एरिया, कॉमन स्टोरेज एरिया, ये सारा क्या इसमें आता है, कॉमन एरिया के अंदर आता है। ये सारा किस में आता है, कॉमन एरिया के अंदर आता है। पॉइंट नंबर 4, द प्रीमाइस फॉर लॉजिंग, द प्रीमाइस फॉर लॉजिंग ऑफ पर्सन एम्प्लॉय फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग अकोमोडेशन फॉर वॉच एंड वार्ड स्टाफ फॉर द लॉजिंग ऑफ कम्युनिटी सर्विस पर्सनल। अगर आपने स्टाफ के रहने के लिए कोई एरिया बना रखा है उसको भी कॉमन एरिया बोलेंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ सेंट्रल सर्विस सच एज इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, सैनिटेशन, एयर कंडीशनिंग एंड कोई भी अगर आपने रिन्यूएबल एनर्जी, कोई वाटर, कोई गैस, कोई इलेक्ट्रिसिटी के लिए कॉमन इंस्टॉलेशन का रखा है उसको भी कॉमन एरिया में काउंट करेंगे। वाटर टैंक्स, सम्स, मोटर, फैन, कंप्रेसर, डक्ट,
all appurtenant are connected to the installation of the common use. All community and commercial facility as provided in the real estate project. तो ये सारा क्या होता है, कॉमन एरिया होता है. कॉमन एरिया इसको क्या कहते हैं कि ये सबके लिए अवेलेबल होता है, सब हर कोई इसको यूज़ कर सकता है. भाई एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट का पार्क फैसिलिटी दे दी, पार्क हो गया, पार्किंग हो गई, कार पार्किंग, भाई कोई ओपन एरिया हो गया, टेरेस हो गया, ठीक है ना. इस तरह से अगर कोई भी वो है तो ये सारा कॉमन एरिया होता है, ये कॉमन एरिया होता है. कंपनी, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. इंक्लूड्स अ कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, डेवलपमेंट अथॉरिटी or any public authority established under government in this behalf under any law for the time being in force. तो ये कंपनी की डेफिनेशन में आता है. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होती है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात करते हैं. क्या होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, पढ़ते हैं. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स द लोकल अथॉरिटी, एनी अथॉरिटी क्रिएटेड और established under any law for the time being in force by appropriate government which exercise authority over land under the jurisdiction and has power to give permission for the development of such immovable property. भाई कोई भी लोकल अथॉरिटी, कोई भी लोकल अथॉरिटी जिसको क्रिएट किया गया है अंडर द रियल इस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के अंदर, ठीक है ना. और गवर्नमेंट ने उसको क्या दी है, पावर दी है, उसको पावर दी है और उसके पास पावर है परमिशन देने की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. आगे बढ़ते हैं. कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है? व्हाट इज कंप्लीशन सर्टिफिकेट? कंप्लीशन सर्टिफिकेट मीन्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट या सच अदर सर्टिफिकेट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, issued by the competent authority, certify that the real estate project has been developed according to the sanction plan, layout plan, specification has approved by the competent authority under the local law. completion certificate क्या होता है? ऐसा सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है और उसमें वो क्या सर्टिफाई करते हैं कि जो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट था वो डेवलप्ड हो चुका है अकॉर्डिंग टू द सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान, स्पेसिफिकेशन जो भी थी उसके अकॉर्डिंगली कंप्लीट हो चुका है. डे का मीनिंग यहाँ पे वर्किंग डे से है. इन द कंसर्न स्टेट, यूनियन टेरिटरी हैज द केस में बी नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. डेवलपमेंट with it is grammatic variation and cognate expression means carrying out the development of immovable property. development का meaning क्या है? it means carrying out करना development of the immovable property, engineering or other operation in or over under the land or making of any material change in immovable property or land इंक्लूड रीडेवलपमेंट. डेवलपमेंट वर्क क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट वर्क? डेवलपमेंट वर्क मीन्स द एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क. डेवलपमेंट वर्क मीन्स द एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क मीन्स द एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क एंड internal development work on immovable property. डेवलपमेंट वर्क क्या होता है? एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क, इंटरनल डेवलपमेंट वर्क ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको डेवलपमेंट वर्क कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट. एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? टोटल कॉस्ट इन्वॉल्विंग इन डेवलपिंग अ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट. एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जितनी टोटल कॉस्ट होगी उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट. एंड इंक्लूड द लैंड कॉस्ट, टैक्स, सेस, डेवलपमेंट एंड अदर चार्जेस. अब एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क? एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क इंक्लूड रोड सिस्टम, लैंड स्केलिंग, वाटर सप्लाई, सीवेज, ड्रेन सिस्टम,
उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ट्रांसफॉर्म सबसेक्शन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डिस्पोजल ऑफ एनी अदर वर्क इंक्लूड विच में हैव टू बी एग्जीक्यूटेड इन द पेरिफेरी ऑफ आउटसाइड ऑफ अ प्रोजेक्ट फॉर इट्स बेनिफिट। मतलब जो एक प्रोजेक्ट्स के बाहर जाके जो ये इलेक्ट्रिसिटी, जो गैस, वाटर, भाई जो क्या है, जो ये बनाते हैं ड्रेन्स, ये सारा काम जो इससे रिलेटेड होता है ये एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क होती है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क होती है। आगे बढ़ते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। दिस इज़ नॉट रेलेवेंट, आप छोड़ सकते हैं ये वाली। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी बात करते हैं, क्या होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, इसके अंदर क्या आता है, लैंड आती है, बिल्डिंग आता है, राइट ऑफ वे, लाइट और एनी अदर बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ permanently fastened to anything which is attached to the earth but not standing timber and standing crops and grass। क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स भाई कोई भी लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी लैंड, कोई भी बिल्डिंग, राइट बाय वे ऑफ लाइट, राइट बाय वे ऑफ लाइट या एनी अदर बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ परमानेंटली फॉर स्टैंडिंग, एनीथिंग जो भी अटैच टू द अर्थ है, बस स्टैंडिंग टिम्बर। और ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर पढ़ी थी। सेम डेफिनेशन वही की वही है, सेम डेफिनेशन वही की वही है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनल डेवलपमेंट वर्क क्या होता है? इंटरनल डेवलपमेंट वर्क क्या होता है वो बात कर लेते हैं। इंटरनल डेवलपमेंट वर्क मीन्स रोड, फुटपाथ, वाटर सप्लाई, सीवर, ड्रेन, पार्क, ट्री, पेंटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग, प्रोविजन, कम्युनिटी बिल्डिंग एंड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज, सलेज वाटर, सॉलिड वाटर मैनेजमेंट, डिस्पोजल, वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी मैनेजमेंट, फायर प्रोटेक्शन, सेफ्टी रिक्वायरमेंट। ये जो भी अंदर के काम होते हैं, एक बिल्डिंग के अंदर के काम जो होते हैं वो सारे के सारे इंटरनल डेवलपमेंट वर्क होते हैं, वो सारे के सारे इंटरनल डेवलपमेंट वर्क होते हैं। अब बात करते हैं लोकल अथॉरिटी की। लोकल अथॉरिटी क्या होता है? मीन्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत और एनी अदर लोकल बॉडी कॉन्स्टिट्यूट अंडर एनी law for the time being in force providing municipal services or a basic services as the case may be in respect of area under its jurisdiction। लोकल अथॉरिटी क्या होती है? कोई भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपैलिटी, कोई भी पंचायत या कोई भी लोकल बॉडी जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स फॉर प्रोवाइडिंग म्यूनसिपल सर्विसेज और बेसिक सर्विसेज हैज़ द केस मे बी in respect of areas under its jurisdiction। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मीन्स द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स और सच अदर सर्टिफिकेट by whatever name called issued by the competent authority permitting occupation of any building has provided under the local law which has provision for civic infrastructure such as water, sanitation, electricity। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या है? जिसको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करती है? इशू करती है। जिसको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करती है? इशू करती है, परमिट करती है ऑक्यूपेंसी ऑफ एनी बिल्डिंग। तो वो क्या होता है? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होता है। पर्सन की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जैसे हमने कंपनी लॉ में भी पढ़ा पर्सन क्या होता है। पर्सन की डेफिनेशन होती है कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एचएफ, कोई भी कंपनी, फर्म, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारी क्या होती हैं? पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग एरिया क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग एरिया? प्लानिंग एरिया की डेफिनेशन क्या है? प्लानिंग एरिया मीन्स एरिया और अ डेवलपमेंट एरिया
or a local planning area or a regional development plan area by whatever name called any other area specified as such by the appropriate government or any competent authority and include any area designed by the appropriate government that the competent authority to be planning area for future plan development under the law relating to the town and country planning for the time being in force has revised from time to time. Planning area वो area होता है कोई the planning area or a development area or a local planning area or a regional development plan area भाई जो भी आप नाम कह लो, ठीक है ना. Any other area specified by the appropriate government or by the competent authority include any area designed by the designated by the appropriate government or the competent authority or the to be a planning area for a future plan development. वो एरिया जो फ्यूचर प्लान डेवलपमेंट के लिए किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है ना. जैसे डीटीसीपी बनाती है. डीटीसीपी क्या होती है? डीटीसीपी का डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डीटीसीपी. तो ये क्या करती है? प्लानिंग एरिया बनाती है कि भाई फ्यूचर में अगर कोई डेवलपमेंट करनी है तो आप इस प्लानिंग एरिया में कर सकते हो अकॉर्डिंगली. आगे बढ़ते हैं. प्रमोटर की डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर? प्रमोटर की डेफिनेशन पे आते हैं. क्या डेफिनेशन है प्रमोटर की? पढ़ते हैं. प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु कंस्ट्रक्ट और कोज टू बी कंस्ट्रक्ट एन इंडिपेंडेंट बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ अपार्टमेंट, convert an existing building or a part into a apartment for the purpose of selling all or some of the apartment to other person and include his assignee. पर्सन जो क्या करता है, प्रमोटर के अंदर वो पर्सन आता है जो क्या करता है, किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करता है या बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ अपार्टमेंट उनको कंस्ट्रक्ट करता है या फिर किसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को कन्वर्ट करता है किसी अपार्टमेंट में और उनको सेल करने के पर्पज़ से वो बनाता है. सेल करने के पर्पज़ से वो बनाता है किसी दूसरे पर्सन को, उसको प्रमोटर कहेंगे. पहला पॉइंट तो ये हो गया. ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है. सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रेरा के अंदर. रेरा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. आगे बढ़ते हैं. अ पर्सन हु डेवलप लैंड इनटू अ प्रोजेक्ट वेदर और नॉट द पर्सन also construct structure or any of the plot for the purpose of selling to other person all or some of the plot in the said project whether with or without the structure thereon. भाई कोई भी किसी लैंड थी उसको प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करता है और उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन करता है, या तो वो खुद से करता है या किसी दूसरे डेवलपर से करवाता है. तो वो क्या करते हैं, बिल्डर से करवाता है. तो ये भी क्या होता है, प्रमोटर की डेफिनेशन में आता है. तीसरा, any development authority या any other public body in respect of allotee of building or apartment as the case may be construct by such authority or body on the land owned by them on a place at their disposal by the government or plot owned by such authority or body or place at their disposal by the government for the purpose of सेलिंग ऑल और सम ऑफ द अपार्टमेंट. कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई या कोई भी ऐसी पब्लिक बॉडी हो गई जो क्या करती है, उसकी अपनी लैंड पे डेवलपमेंट वर्क करती है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करती है और उसको सेल करने के पर्पज से बनाती है, उसको भी क्या कहेंगे, रेरा के अंदर वो भी क्या होगा प्रॉपरली. जैसे हमारा ये है डीडीए होती है जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है डीडीए. तो ये डीडीए के ऊपर भी रेरा एक्ट एप्लीकेबल होगा. ये भी प्रमोटर की क्या होता उसमें आता है, डेफिनेशन में आएगा. आगे बढ़ते हैं. एन अपेक्स स्टेट लेवल कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी एंड अ प्राइमरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विच कंस्ट्रक्ट अपार्टमेंट बिल्डिंग फॉर इट्स मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटी ऑफ सच अपार्टमेंट और बिल्डिंग. मतलब कोई भी स्टेट लेवल की कोऑपरेटिव सोसाइटी है या कोई प्राइमरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, कोई भी जो क्या करती है अपने मेंबर्स के लिए क्या करती है, कंस्ट्रक्ट करती है अपार्टमेंट, तो वो भी क्या होगा प्रमोटर की डेफिनेशन में आएगा. पॉइंट नंबर 5.
any other person who act himself as a builder, colonizer, contractor, developer, state developer, or by any other name, or claim to be acting as a holder of a power of attorney from the owner of the land on which the building or apartment is constructed and plot is developed for sale. कोई भी पर्सन अपने आप को बिल्डर कह रहा है, या कोई भी पर्सन अपने आप को कॉलोनाइजर कह रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है, या जो कोई उसके पास पावर है, उसको किसी बिल्डिंग ने के ओनर ने या लैंड के ओनर ने पावर दे रखी है कि भाई आप बिल्डिंग बना के सेल कर सकते हो, तो वो भी प्रमोटर की डेफिनेशन में आएगा. पॉइंट नंबर 6, सच अदर पर्सन हु कंस्ट्रक्ट एनी बिल्डिंग अपार्टमेंट फॉर सेल टू जनरल पब्लिक. कोई भी पर्सन जो अपार्टमेंट को या बिल्डिंग को क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, किस पर्पज से, सेल करने के पर्पज से, तो वो पर्सन भी किसकी कैटेगरी में आएगा, वो पर्सन भी प्रमोटर की कैटेगरी में आके यहाँ पर चलेगा, प्रमोटर की कैटेगरी में आके यहाँ पर चलेगा. आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं, आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं. आगे हमारे पास डेफिनेशन आती है प्रोस्पेक्टस की. प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन क्या डेफिनेशन होती है प्रोस्पेक्टस की? मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इशू हैज अ प्रोस्पेक्टस, एनी नोटिस, सर्कुलर, अदर डॉक्यूमेंट ऑफरिंग फॉर सेल एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और इनवाइटिंग एनी पर्सन टू मेक एडवांस और डिपॉजिट फॉर सच सच पर्पस. भाई प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर अगर किसी प्रमोटर ने इशू किया है, किस पर्पस से, सेल करने के पर्पस से किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को, तो वो सारे का सारा किस कैटेगरी में आता है? प्रोस्पेक्टस की कैटेगरी में आता है. रियल एस्टेट एजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. रियल एस्टेट एजेंट क्या होता है, बात करते हैं. रियल एस्टेट एजेंट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं. रियल एस्टेट एजेंट मीन्स एनी पर्सन हु negotiate act on behalf of one person in a transaction of transfer of plot, apartment, building as the case may be in a real estate project. कोई भी पर्सन जो मालिक के बिहाफ पे, मतलब मान लो कोई सी बिल्डिंग बिल्डर है, बिल्डर के बिहाफ पे सेल परचेज का काम करता है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके फ्लैट, प्लॉट, अपार्टमेंट को सेल करवाने का अगर काम करे, ट्रांजैक्शन करवाने का काम करता है, उसको कहते हैं रियल एस्टेट एजेंट. इन अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बाय वे ऑफ सेल विद अनदर पर्सन और ट्रांसफर ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग एज द केस मे बी ऑफ एनी पर्सन टू हिम एंड रिसीव रेम्यूनरेशन और फीस एनी अदर चार्जेस फॉर हिज सर्विस वेदर एज कमीशन और अदरवाइज एंड इंक्लूड अ पर्सन who introduce fees or any other charges for his service whether as commission or otherwise, and includes person who introduce through any medium prospective buyer and seller to each other for a negotiation of sale and purchase of plot. मतलब वो पर्सन होता है, वो इसको बिचौलिया कहते हैं. मान लो मिस्टर ए के पास अपार्टमेंट था और मिस्टर बी को अपार्टमेंट परचेज करना था. मिस्टर ए ने किसी रियल एस्टेट एजेंट से कांटेक्ट किया, उसको बोला कि हमारे लिए सूटेबल कोई बायर ढूंढ के लाओ. तो जो सेलर को और बायर को आपस में इंट्रोड्यूस कराता है ना, सेल परचेज करने के पर्पज से किसी बिल्डिंग को, किसी अपार्टमेंट को, किसी प्लॉट को, उसको कहते हैं रियल एस्टेट एजेंट. उसको कहते हैं रियल एस्टेट एजेंट. आगे बात करते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आगे बात करते हैं. रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्या होता है? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ अ बिल्डिंग. रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ अ बिल्डिंग or a building consisting of apartment or converting an existing building or a part thereof into apartment or development of land into plot or apartment as the case may be for the purpose of selling
all or some of the said apartment or plot or building as the case may be, and include the common area, the development work, all improvement and structure thereon, and all easement right and appurtenances belonging thereto। ये सारा क्या होता है, रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर आके यहाँ पर चलता है। आप आगे बात करते हैं सैंक्शन प्लान। सैंक्शन प्लान की बात करते हैं। क्या होता है सैंक्शन प्लान? सैंक्शन प्लान मीन्स द साइट प्लान, बिल्डिंग प्लान, सर्विस प्लान, पैकेज एंड सर्कुलेशन प्लान, लैंडस्केप प्लान, लेआउट प्लान, जोनिंग प्लान, सच अदर प्लान इंक्लूड स्ट्रक्चर डिजाइन। भाई साइट का प्लान, बिल्डिंग का प्लान, सर्विस का प्लान, कंस्ट्रक्शन प्लान, सर्कुलेशन प्लान, लैंडस्केप प्लान, ये सारे प्लान क्या होते हैं, सैंक्शन प्लान होते हैं। इफ applicable permission such as environmental permission and such other permission which are approved by competent authority prior to start a real estate project। भाई क्या है, कोई भी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आप ये चीज़ें करते हो, कोई साइट प्लान को इनको अप्रूव करवाना किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, उसको कहते हैं सैंक्शन प्लान, उसको कहते हैं सैंक्शन प्लान। आगे बढ़ते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मीनिंग यहाँ पे किससे है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स यूनियन टेरिटरी। मतलब क्या है, फॉर यूनियन टेरिटरी इसमें आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडुचेरी, यूनियन टेरिटरी ऑफ गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन गवर्नमेंट, अर्बन डेवलपमेंट। फॉर स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट। क्या है, स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडुचेरी के लिए यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ये क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। ये क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। आगे बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बात कर लेते हैं। As per section 84 of the Act, appropriate government is required to notify rules for the implementation of the Act। appropriate government के पास ये पावर है, appropriate government की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रूल्स नोटिफाई करे। रेरा एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स क्या करे, नोटिफाई करे। As per section 20 of the Act, appropriate government is required to establish regulatory authority। appropriate government की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करें। पॉइंट नंबर सी। As per section 20 of the Act, appropriate government is required to appoint regulatory authority। appropriate government is required to appoint regulatory authority। point number D। as per section 43 of the Act, appropriate government is required to establish tribunal, appellate tribunal, appellate tribunal। point number E। the chairperson and member of the regulatory authority and the member of the appellate tribunal and are required to appoint based on the recommendation of selection committee। thus the appropriate government is required to constitute selection committee। ये क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास राइट है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिलेक्शन कमेटी को क्या करे, कॉन्स्टिट्यूट करे, सिलेक्शन कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करे। आगे बढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 28 एंड सेक्शन 51, appropriate government is required to appoint officers and other employee of the regulatory authority and appellate tribunal। मतलब उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की कि भाई जो ये रेरा है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उनके लिए क्या करे, ऑफिसर्स एम्प्लॉय को अपॉइंट करे, उनके लिए ऑफिसर्स एम्प्लॉय को अपॉइंट करे। आगे बढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 41, एज पर सेक्शन 41 द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ यूपा
is required to establish the Central Advisory Council. सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल को इस्टेब्लिश करें. एज पर सेक्शन 75 एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट रियल इस्टेट रेगुलेटरी फंड. एक रियल इस्टेट रेगुलेटरी फंड भी इस्टेब्लिश किया जाएगा. तो ये सारी इसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है.